नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा केम इंडस्ट्रियल जन चैनल पर, जहां हम फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का इतिहास, वो भी संक्षेप में। जीएमपी क्या है? जीएमपी का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी अच्छी निर्माण प्रक्रिया। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि दवाइयां एक समान गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ बने और मरीजों तक पहुंचे। जीएमपी का संक्षिप्त इतिहास। 1906 प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट यूएसए शुरुआत हुई 1906 में, जब अमेरिका में प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट पास हुआ। इसका उद्देश्य था मिलावट और गलत लेबल वाली दवाओं और खाने के प्रोडक्ट्स पर रोक लगाना। 1938 फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 1938 में एलिक्सर सल्फेनिलमाइड त्रासदी के बाद यह नया कानून लाया गया। इसमें एफडीए को फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने का अधिकार मिला और दवाओं की सुरक्षा साबित करना जरूरी हो गया। 1960 डी केफॉवर हैरिस अमेंडमेंट्स। 1962 में यूरोप में थैलिडोमाइड दवा से हजारों बच्चों में जन्म दोष के बाद यह अमेंडमेंट लाया गया। अब दवाओं की सुरक्षा के साथ साथ प्रभावकारिता भी साबित करनी जरूरी हो गई। 63 पहली जीएमपी गाइडलाइंस प्रकाशित। एफडीए ने 1963 में पहली बार आधिकारिक जीएमपी गाइडलाइंस जारी की, जिसमें सफाई, रिकॉर्ड्स और उपकरणों के रखरखाव जैसे मानकों को निर्धारित किया गया। सीजीएमपी लागू। एफडीए ने करंट जीएमपी यानी सीजीएमपी लागू की, जिसमें समय के अनुसार आधुनिक प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी बनाया गया। वैश्विक स्वीकृति। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। 1990 के दशक से डब्ल्यूएचओ और पैकएस जैसी संस्थाओं ने जीएमपी को वैश्विक स्तर पर अपनाने में मदद की। 2000 में ICH-Q7 गाइडलाइन आई, जो एपी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए जीएमपी स्टैंडर्ड बन गई। आज जीएमपी एक वैश्विक मानक है, जिसे यूएस एफडीए, ईएमए, डब्ल्यूएचओ, सीडीएससीओ जैसे संगठन लागू करते हैं। इसका उद्देश्य है मरीजों तक सुरक्षित, प्रभावशाली और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं पहुंचाना। तो दोस्तों, यह था जीएमपी का संक्षिप्त लेकिन जरूरी इतिहास। कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने आज के स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम तक पहुंचाया। आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फार्मा केम इंडस्ट्रियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और इंटरनेशनल गाइडलाइन ICH-Q7, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई के लिए जीएमपी का स्टैंडर्ड तय करती है। चलिए एक एक पॉइंट को आसान भाषा में समझते हैं। गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी मैनेजमेंट। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। इसमें जिम्मेदारियां, नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। क्वालिटी यूनिट QC को उत्पादन से स्वतंत्र होना चाहिए और विचलन, ऑडिट और बैच रिलीज जैसे कार्य संभालने चाहिए। कार्मिक, पर्सनल, सभी कर्मचारी योग्य और प्रशिक्षित होने चाहिए। जिम्मेदारियां स्पष्ट होनी चाहिए। जीएमपी और काम से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखा जाना जरूरी है। प्रशिक्षण समय समय पर दोहराया जाना चाहिए। भवन और सुविधाएं, बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज। सुविधाएं इस तरह डिजाइन होनी चाहिए कि संदूषण न हो। सामग्री और लोगों की आवाजाही का प्रवाह तार्किक होना चाहिए। प्रकाश, वेंटिलेशन, निकासी और सफाई नियंत्रित होनी चाहिए। 4 उपकरण उपयुक्त, साफ और रखरखाव युक्त होने चाहिए। जो सतह एपीआई से संपर्क में आती है वो प्रतिक्रिया न करें। सफाई और उपयोग का रिकॉर्ड आवश्यक है ताकि ट्रैकिंग और सुरक्षा सुनिश्चित हो। 5 दस्तावेज और रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। सभी दस्तावेज स्पष्ट, सटीक और उपलब्ध होने चाहिए। SOPs और बैच रिकॉर्ड जैसी फाइलों का अनुमोदन और नियमित समीक्षा जरूरी है। डेटा की सुरक्षा और प्रामाणिकता बनाए रखना अनिवार्य है। 6 सामग्री प्रबंधन। सभी कच्चे माल और इंटरमीडिएट को ठीक से जांच और संग्रहित किया जाना चाहिए। सामग्री को लेबल और क्वारंटीन किया जाना चाहिए जब तक वो रिलीज न हो,
पूरी ट्रैकिंग प्रणाली होनी चाहिए। उत्पादन और प्रक्रिया नियंत्रण, प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेस कंट्रोल्स। निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण की निगरानी होनी चाहिए। सभी इन प्रोसेस नियंत्रण दर्ज किए जाने चाहिए। यदि कोई विचलन होता है तो जांच आवश्यक है। 8 पैकेजिंग और पहचान, पैकेजिंग एंड एपीआई को सही तरीके से पैक और लेबल किया जाना चाहिए। लेबल पर बैच नंबर, समाप्ति तिथि और भंडारण निर्देश होने चाहिए। अगर जरूरी हो तो टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग अपनाई जानी चाहिए। नाम, भंडारण और वितरण, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एपीआई को निर्धारित स्थिति जैसे तापमान, नमी में संग्रहित किया जाना चाहिए। फीफो, पहले आया पहले अपनानी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा हो जिससे गुणवत्ता न गिरे। प्रयोगशाला नियंत्रण, सभी परीक्षण लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार होने चाहिए। परीक्षण विधियां मान्य होनी चाहिए। परिणामों को दर्ज और जांचा जाना चाहिए। ओओएस परिणामों की जांच होनी चाहिए। ओओएस स्टैंडर्ड को नियंत्रित करना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, उपकरण और विधियां प्रमाणित होनी चाहिए ताकि वे लगातार सही परिणाम दें। सफाई, विश्लेषण और कंप्यूटर सिस्टम का भी प्रमाणीकरण जरूरी है। बदलाव के बाद पुनः प्रमाणीकरण करें। परिवर्तन नियंत्रण, एपीआई की गुणवत्ता पर असर डालने वाले हर बदलाव को पहले मूल्यांकन और मंजूरी मिलनी चाहिए। इसका असर उत्पाद, फाइलिंग और प्रमाणीकरण पर देखा जाना चाहिए। बदलाव का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अस्वीकृति और पुनः उपयोग, रिजेक्शन एंड रीयूज। अस्वीकृत सामग्री को पहचानने योग्य लेबल और अलग से रखा जाना चाहिए। यदि पुनः प्रक्रिया या सुधार किया जाए तो स्वीकृत प्रक्रिया अनुसार होना चाहिए और उपयुक्त जांच करनी चाहिए। शिकायतें और रिकॉल, कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स। हर शिकायत की पूरी जांच होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो एपीआई को बाजार से वापस बुलाना चाहिए। शिकायतों और कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाए रखें। रिकॉल प्रणाली त्वरित और प्रभावी होनी चाहिए। अनुबंध निर्माण, ठेके पर काम देने से पहले जिम्मेदारियां लिखित अनुबंध में स्पष्ट होनी चाहिए। ठेकेदार को जीएमपी का पालन करना होगा और उसका ऑडिट किया जाना चाहिए। एपीआई की गुणवत्ता की अंतिम जिम्मेदारी मालिक की होती है। 16 क्लिनिकल ट्रायल के लिए एपीआईज फॉर यूज इन क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल के लिए एपीआई बनाते समय जीएमपी के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। हालांकि नियम थोड़े लचीले हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा, ट्रेसेबिलिटी और डेटा की सत्यता सुनिश्चित होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आईसूच Q7 गाइडलाइन की सरल हिंदी में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।